सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, ट्रेंड्स अलोंग ग्रुप। ग्रुप के अंदर हम क्या कर रहे थे, ट्रेंड्स देख रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने इस ब्लॉक के अंदर ट्रेंड्स को डिस्कस कर लिया था। अभी हमें किसके अंदर डिस्कस करना है, पी ब्लॉक के अंदर। तो एक एक करके हर एक ग्रुप के लिए अगर डिस्कस करें तो पहले 13th ग्रुप के लिए अगर चलते हैं तो क्या है, नंबर एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या प्रेजेंट है, थैलियम प्रेजेंट। इनके अंदर हमें भी क्या देखना है, ट्रेंड्स देखने हैं आयनाइजेशन एनर्जी के कि किस तरह फॉलो करेंगे। ठीक है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एन की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। एन की वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नॉर्मली ट्रेंड एस ब्लॉक के अंदर भी हमने यही देखा था, लेकिन अभी इसके अंदर 13 ग्रुप के अंदर क्या होगा, जब बोरोन से आप एल्यूमिनियम के अंदर जाते हो तो एन की वैल्यू इंक्रीज करती है, साइज क्या करता है, बढ़ता है तो अट्रैक्शन कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब एल्यूमिनियम से आप किसके अंदर जाओगे, गैलियम के अंदर। एल्यूमिनियम के बाद जब एलिमेंट्स फिल करोगे तो यहाँ स्कैंडियम से जिंक तक क्या होते हैं, एलिमेंट्स फिल होते हैं। ठीक है, स्कैंडियम से जब जिंक तक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो क्या होगा, डी के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 0 से 1 से 10 तक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 10 ही प्रोटॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर फिल होंगे। ये हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, या कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज के अंदर। तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर जब जाओगे तो गैलियम के अंदर क्या होगा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड इफेक्ट, गैलियम के अंदर जेड इफेक्टिव क्या कर जाता है, एल्यूमिनियम से गैलियम जाएंगे, जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए। ठीक है, आपने जेड इफेक्टिव निकाला भी होगा एल्यूमिनियम का और गैलियम का, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं निकाला था जेड इफेक्टिव, मैंने बोला था वैसे निकालने के लिए, अगर नहीं निकाला था तो अभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से गैलियम का साइज, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। रीजन क्या है इसका, स्कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन। तो स्कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कौन सा नाम देते हैं इसको हम, स्कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद डाउन द ग्रुप जाएंगे फिर डिक्रीज करेगा। लेकिन जब इंडियम से आप थैलियम के अंदर आओगे तो क्या होगा, इधर सॉरी यहाँ पे क्या फिल होते हैं, 4f फिल होते हैं, फिर इसके अंदर 5d के एलिमेंट्स फिल होंगे। ठीक है, 4f पहले फिल होगा, फिर 5d के एलिमेंट्स, लेंथेनम के बाद 4f के जितने भी एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स जितने भी हैं, उसके बाद होफनियम और उसके बाद के एलिमेंट्स फिल होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन थैलियम के अंदर आता है। तो इनकी जब डी की सिल्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, तो एफ की सिल्डिंग क्या होती है, और भी ज़्यादा पुअर होती है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, और भी ज़्यादा होगा। जब और भी ज़्यादा होगा तो इसका जेड इफेक्टिव भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था कि कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन और 4f कॉन्ट्रैक्शन में 4f कॉन्ट्रैक्शन का स्कैंडिड से क्या होता है, इफेक्ट ज़्यादा होता है। 4f का कॉन्ट्रैक्शन का स्कैंडिड से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान रखना 4f का जो इफेक्ट रहता है वो 14th ग्रुप तक रहता है। 4f कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट रहता है वो 14th ग्रुप तक रहता है। ये रिलेटिवली कम है, इसका इफेक्ट कम होता है, ये 13th ग्रुप तक अपना इफेक्ट शो कर पाता है। स्कैंडिड 13th ग्रुप तक, 4f 14th ग्रुप तक अपना क्या शो करता है, इफेक्ट शो करता है। ध्यान रखना, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैंने ये तो ऑर्डर लिख लिया कि बोरोन का ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा गैलियम से, गैलियम का इंडियम से ज़्यादा, और इंडियम का कम होगा थैलियम से। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर कैसे आप शो करोगे, ये एक्सपेरिमेंटल है कि बोरोन का सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। 4f कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थैलियम का गैलियम से भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव क्या कर जाता है, थैलियम का जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 4f की इलेक्ट्रॉन्स की शिल्डिंग क्या होती है, बहुत पुअर होती है। 4f कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद कौन आएगा, गैलियम
उसके बाद गैलियम के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम, और उसके लास्ट में कौन आएगा, इंडियम आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्डर 4 से 5 बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो नीट हो चाहे वो आईआईटी हो। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को आपको। ठीक है, नेक्स्ट 14th ग्रुप के अंदर हम डिस्कस करें तो क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ठीक है, कभी क्या बताया मैंने, सेकंड से इसके थर्ड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे 3D एलिमेंट्स स्कैंडियम से जिंक तक फिल होंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो 4F फिल होगा। अभी क्या बताया, जो स्कैंडियम से जिंक है मतलब स्कैंडेड कॉन्ट्रैक्शन है, वो सिर्फ 13th ग्रुप तक ही क्या होती है, इफेक्टिव होती है। लेकिन जो 4F कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ तक होती है, वो 14th ग्रुप तक इफेक्टिव रहती है। ठीक है, तो स्कैंडियम से जिंक वाला यहाँ पे 14th ग्रुप के अंदर नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा लगेगा, 4F कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, वो कम स्ट्रॉन्ग थी तो उसका इफेक्ट 13th ग्रुप तक ही क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए, कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन का ज्यादा, जर्मेनियम का स्कैंडेड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होता तो ज्यादा होता। ठीक है, तो जर्मेनियम के बाद फिर टिन। ठीक है, अब टिन और लेड के अंदर किसका ज्यादा होगा, 4F कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ऑर्डर लिखे तो कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड और एसएन। ठीक है, एसएन का सबसे लास्ट में चला जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड, ये हमको याद रखना है। लेड का सिर्फ किससे ऊपर आता है, टिन से आता है, बाकी का और नॉर्मल ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप के अंदर अगर चलते हैं 15th ग्रुप के अंदर, बाकी सब इजी है। 15th ग्रुप के अंदर क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बिस्मथ। ठीक है, ये है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इफेक्ट तो 4F कॉन्ट्रैक्शन का क्या बताया, 14th ग्रुप तक, एक्सटेंडेड का 13th ग्रुप तक, तो ये तो 15th ग्रुप आ गया तो उनका इफेक्ट नहीं आएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, सेम केस 16th के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम की डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर की डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा था, एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सेम केस किसके लिए आएगा, 18th ग्रुप के लिए आएगा। ठीक है, अब अगर नॉर्मली हम देखें कि डाउन द ग्रुप जाने पे नॉर्मली क्या करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है क्योंकि एन की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, ठीक है, तो इधर से इधर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती, डिक्रीज करती है। तो सबसे अपर कॉर्नर में कौन है यहाँ पे, हीलियम। इधर तो इंक्रीज करेगी, इधर से डिक्रीज करने लग जाएगी, तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऐसे इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, सीजियम आएगा। फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, सीजियम से जब इधर जाओगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, क्या करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करने लग जाएगी। तो सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की। ठीक है, तो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल कौन होगा, सीजियम, और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल कौन होगा, हीलियम होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हमने ट्रेंड्स को डिस्कस कर लिया था, अब हमें डी ब्लॉक के अंदर क्या करना है, ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथेनम, ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। उसके बाद एक और ट्रेंड लेते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और ले लेते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है,
मान लो अपने पास, मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिए, कुछ ही एलिमेंट्स लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डिस्कस क्या करना है कि ट्रेंड्स क्या होंगे डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहता है, कैसे कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए, नॉर्मल ट्रेंड तो यही होना चाहिए कि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन देखो स्कैंडियम मीटेरियम लेंथिन एक्टिनियम को भी अगर लगाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, सेम केस होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन लेंथिनम के बाद कौन फिल होते हैं, लेंथिनम के बाद फिल होंगे लेंथेनाइड एलिमेंट्स, 4f एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिल होते हैं। जब 4f एलिमेंट्स फिल होंगे तो क्या होगा, इसके बाद हमने डिस्कस कर चुका है कि 4f एलिमेंट्स जब फिल होंगे तो इधर से इधर जब जाओगे तो पहले इलेक्ट्रॉन्स f के अंदर फिल होके जाएंगे, जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने की वजह से ही तो इनका 3D ना सॉरी ये 3D सीरीज है, ये 4D, ये 5D सीरीज है। 4D और 5D सीरीज का साइज क्या हो जाता है, नियरली सिमिलर हो जाता है, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ना। तो 3D से 4D जाएंगे तो कुछ भी नया नहीं आया, कुछ भी नया नहीं आया तो क्या होता है, डिक्रीज ही करेगा साइज, सॉरी साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। लेकिन 4D से जब 5D जाओगे, 4D से 5D जाओगे तो क्या होगा, 4D से 5D जाने पे इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किसकी वजह से, 4f कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से, 4f कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें कि जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर ट्रेंड क्या रहता है, डाउन द ग्रुप जाने पे नॉर्मल। क्यों, क्योंकि जो 4f फिल होता है या जो 5f फिल होगा वो लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद फिल होता है, पहले फिल नहीं होता है। जब इनके बाद फिल होगा तो इनका इफेक्ट आगे दिखेगा, पीछे की तरफ इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ये ट्रेंड क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, और आगे का ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4f का इफेक्ट लेंथेनम के बाद दिखता है, हाइपोनियम और उसके बाद दिखता है, ठीक है। और नॉर्मल अगर ऑर्डर लिखें कि 3D का सबसे 3D ज्यादा, 4D और सबसे लास्ट में 5D का क्या कर जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। वैसे अगर देखें तो नॉर्मली क्या होता है, 5D का सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद 3D आता है और उसके बाद कौन आता है, 4D आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को कि जो 4f का कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है वो फोर्थ ग्रुप उसके बाद दिखता है, ना कि थर्ड ग्रुप से, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि 4f कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट फोर्थ ग्रुप से लेके कहां तक, 14th ग्रुप तक दिखता है, ठीक है। थर्ड ग्रुप के अंदर इसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड ग्रुप के बाद क्या है, 4f में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगते हैं, पहले 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होने लगते, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये थे ट्रेंड्स इन ब्लॉक्स, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर हमने देख लिया, पी ब्लॉक के अंदर हमने ट्रेंड्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मान लो आपको क्या दे दिया, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N एंड O पॉजिटिव। नॉर्मल N एंड O में अगर चेक करना बोले आपको तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर N और O पॉजिटिव में बोला है आपको तो कैसे मेरे को कंपैरिजन करना है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब थ्योरी जितना था वो मैं पढ़ा चुका हूं, अब हमें क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पॉजिटिव के अंदर आपको ये बताना है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। नाइट को पहले सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी क्या होगी, 2s2 2p3 ही होती है, इसकी 2s2 2p4 होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2s2 2p3 हो गई, ठीक है। 2s2 2p3 2s2 2p3 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो इससे कंपेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी से कंपेयर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों की ही स्टेबल है, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रेशो से निकाल के देखता हूं। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 8 है। 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे कि 7 को कर पाएंगे, 8 7 को अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी आपको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पॉजिटिव में ऑक्सीजन पॉजिटिव का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है।
तो हमें अगर CONF के अंदर अगर कंपैरिजन करना के लिए मिले तो क्या होगा, कार्बन इनकोडर वाइज लिखे तो नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा और फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसकी 2s2 2p3, इसकी 2p4, इसकी 2p5 और इसकी 2p2 होती है। ठीक है, कार्बन से नाइट्रोजन जाओगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है, जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, तो नाइट्रोजन की क्या होगी, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का कोई कॉन्फ़िगरेशन दोनों की ही अनस्टेबल है, तो फ्लोरीन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंपैरिजन करने के लिए मैंने तो बताया था कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट है वो क्या होता है, सिर्फ एडजेसेंट एटम्स पे ही दिखता था। फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर कार्बन की। ठीक है, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये तो आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दे, उसके अंदर आपको कंपैरिजन करने के लिए दे आयनाइजेशन एनर्जी 2, कंपैरिजन करने के लिए दिया आपको आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो कार्बन पॉजिटिव में जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये पहली कौन सी है इसकी, आयनाइजेशन एनर्जी। ये वाली कौन सी है, पहली आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अब अगर आपको कंपेयर क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 कंपेयर करना है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव से, यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव से, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव पे और यहाँ पे फ्लोरीन पॉजिटिव पे। ठीक है, जेड इफेक्टिव का ट्रेंड अभी भी यही रहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो उसके बाद एक ये देख लिया, फिर मैंने कॉन्फ़िगरेशन अगर मेरे को चेक करना है तो इसका क्या आएगा, 2p1 आएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 2p2 हो जाता है और इसका क्या हो जाएगा, 2p3 और इसका क्या आ जाएगा, 2p4। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो कार्बन पॉजिटिव का क्या होगा, सबसे कम। इधर से इधर कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन का ज़्यादा है तो कार्बन से नाइट्रोजन पॉजिटिव का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन पॉजिटिव पे जाओगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन पॉजिटिव का ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन पॉजिटिव की 2p2 है और यहाँ पे इसकी 2p3। तो 2p3 क्या होती है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन पॉजिटिव में कंपेयर करना है मेरे को, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव 2p3 होता है और फ्लोरीन पॉजिटिव 2p4 होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन किसकी स्टेबल है, ऑक्सीजन की स्टेबल है। जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का ज़्यादा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्या होता है, ज़्यादा डोमिनेट होता है, इसीलिए फ्लोरीन पॉजिटिव से क्या होगी, ऑक्सीजन पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। अगर ऑर्डर वाइज लिखना है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फ्लोरीन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन पॉजिटिव, सबसे लास्ट में कौन आएगा, कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी 3 कंपेयर करने के लिए मिले, आयनाइजेशन एनर्जी 3, ये तो 2 वाली कंपेयर की मैंने, 3 कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव और यहाँ पे फ्लोरीन 2 पॉजिटिव से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव होगा। ठीक है, अब अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कार्बन की क्या हो जाएगी, 2s2, नाइट्रोजन की क्या आ जाएगी, 2p1, ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी, 2p2 और फ्लोरीन की क्या आ जाएगी, 2p3 आ जाएगी। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जाने पे सेम ऑर्डर रहेगा, जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, इसकी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। स्टेबल की क्या होती है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, सिमिलर बेरिलियम की, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोरोन की तरह हो गई। तो बेरिलियम और बोरोन किसकी ज़्यादा होती है, बेरिलियम की ज़्यादा होती है। तो कार्बन 2 पॉजिटिव का क्या होगा, नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव से ज़्यादा होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से बता दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बता दो। ठीक है, दोनों सेम तरीका है। नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन दोनों की ही अनस्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आगे चले, कॉन्फ़िगरेशन भी किसकी स्टेबल है, F2 पॉजिटिव की, और कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल और जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव से फ्लोरीन 2 पॉजिटिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर मेरे को ऑर्डर वाइज लिखना है तो क्या होगा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था, वो एडजेसेंट एटम्स पे ही दिखता है। तो कार्बन 2 पॉजिटिव की क्या होगी, सिर्फ
नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव से ज़्यादा होगी, बाकी सबसे क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें इस बात का क्या कि वो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड भी कंपेयर करवा सकता है, वो फोर्थ भी कंपेयर करवा सकता है, वो फिफ्थ भी कंपेयर करवा सकता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर ऐसे करनी है आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर लिथियम बेरिलियम बोरोन के अंदर अगर आपको बोले लिथियम बेरिलियम और बोरोन के अंदर आपको कंपैरिजन करने के लिए बोले, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी को भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज करना चाहिए तो क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं इसकी 2s1, इसकी 2s2, इसकी क्या आएगी 2s2 2p1 आएगी। ठीक है, अब लिथियम से बेरिलियम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है और जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा, तो इसी का क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन बोरोन और बेरिलियम के अंदर क्या होगा, बोरोन की क्या होती है, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होगा उसका ज़्यादा, लेकिन पेनिट्रेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है, तो क्या होगा, बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है। तो ऑर्डर लिखें तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, फिर बोरोन आएगा, फिर कौन आएगा, लिथियम आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके आगे हम चलते हैं, तो अगर मेरे को कंपेयर करने के लिए दे दे आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 2 कब कंपेयर होगा, जब लिथियम तो पॉजिटिव में आए, बेरिलियम पॉजिटिव में आए और बोरोन क्या आ जाए, पॉजिटिव के अंदर आ जाए। ठीक है, तो लिथियम की क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन बताना, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1s2 हो जाएगी, सॉरी, इसकी क्या आ जाएगी 2s1 और इसकी क्या आ जाएगी 2s2। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हीलियम की ज़्यादा होती है। तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया इसने, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम पॉजिटिव का होगा, क्योंकि वो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेता है, अटेंड कर लेता है, क्योंकि उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। बेरिलियम और बोरोन के अंदर आपको कंपेरिजन करने के लिए मिले, तो बेरिलियम और बोरोन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की, बोरोन की क्या है, ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसका बेरिलियम से क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, बेरिलियम सबसे ज़्यादा, फिर बोरोन सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम, लिथियम बोरोन पॉजिटिव और बेरिलियम। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि लिथियम हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, तो उसका सबसे ज़्यादा होगा। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।